क्या? पूरा चैप्टर कवर है इसमें। चलो, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का मतलब, सोर्स मतलब पैसे कहाँ से आएंगे जब आप बिजनेस करने बैठते हो। तो पहले, सबसे पहले मीनिंग हमें याद रखना है कि भाई बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है अरेंजिंग मनी, पैसों का अरेंज करना। क्यों करना? बिजनेस को शुरू करने के लिए, बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करने के लिए, बिजनेस को एक्सपांड एंड मॉडर्नाइज करने के लिए। इन सब चीजों के लिए तुमको किसकी जरूरत पड़ेगी? पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब मीनिंग इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के हिसाब से इसका मीनिंग क्या होता है? तो मनी इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, असेट और गुड्स। ठीक है, कैश जो तुम्हारे पास पड़ा है, असेट्स जो तुम्हारे पास है, और जो पैसा गुड्स में लग गया। कॉमर्स में इसका मतलब क्या होता है? ऑनर्स फंड का मतलब, जो ऑनर है बिजनेस का, उसका पैसा, प्लस बोरोड फंड। बोरोड फंड मतलब जो बाहर से तुम लेके आए, उन दोनों को मिला दोगे तो वो आपके बिजनेस का फाइनेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसने 5 लाख रुपए खुद के डाले और 10 लाख रुपए बोरो किए, तो टोटल बिजनेस फाइनेंस कितने का हो गया? 15 लाख का। क्यों जरूरत पड़ती है बिजनेस फाइनेंस की? तो सबसे पहला रीजन होता है बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। वहां पे क्या खर्चा होगा? रजिस्ट्रेशन फीस होगी, लीगल खर्चा होगा, इनिशियल लेवल पे मुझे असेट्स बाय करनी पड़ेगी। इन सब का जो खर्चा होगा उसके लिए पैसे चाहिएंगे। फिर बड़ी बड़ी एसेट्स खरीदनी पड़ेगी मुझे, जमीन है, बिल्डिंग है, मशीन है, व्हीकल्स वगैरह खरीदने पड़ सकते हैं। डिपेंड कैसा आपका बिजनेस, वैसे आप असेट परचेज करोगे। फिर आता है तीसरा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में आपने सारी चीजें लेके आ गए, असेट्स वगैरह खरीद लिया, बिजनेस को चलाना तो पड़ेगा, तो डे टू डे एक्टिविटी होगी। रोज रोज आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, अपने वर्कर्स को वेजेस देना पड़ेगा, ठीक है, लाइट बिल भरना पड़ेगा, रेंट भरना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसे चाहिएंगे आपको। फिर चौथा आता है मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी आ गई, आपको लेके आना पड़ेगा। ठीक है, आपको नई जगह पे ब्रांच ओपन करनी है, पैसों की जरूरत पड़ेगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है तो नई मशीनें लानी पड़ेगी, वहां पे भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। पांचवी जरूरत है तुमको एक्सीडेंटल एंड इमरजेंसी नीड, कि कल उठ के कोई एम्प्लॉय हड़ताल पे चले गए, पैसों की डिमांड की, तो आग लग गया तो पूरी फैक्ट्री रिनोवेट करनी पड़ेगी। नेचुरल डिजास्टर्स आ गए, भूकंप वगैरह आ गया तो, और एकदम से मंदी आ गई, इकोनॉमिक स्लोडाउन, तो भी आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 5 कारण है नीड ऑफ फाइनेंस के अंदर। सबसे पहला एस्टेब्लिश करना, दूसरा असेट खरीदना, तीसरा वर्किंग कैपिटल, चौथा मॉडर्नाइजेशन, पांचवा एक्सीडेंटल नीड। याद रहेगा इतना? देखो इसके अंदर क्या लिखना है वो की पॉइंट मैंने दे दिए। अब इसके आगे पीछे की अंग्रेजी लिखना तो तुमको अच्छे से आता है। ये पॉइंट वहां पे होने चाहिए, इसी से ये पूरा का पूरा पैराग्राफ बन जाता है तुम्हारा। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ दी फाइनेंस। ठीक है, बुक के अंदर पूरा पैराग्राफ में दिया है, मैंने इसको 5 पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है। क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंस का? तो ये लाइफ ब्लड माना जाता है। जैसे हमको जिंदा रहने के लिए ब्लड की जरूरत होती है, वैसे ही धंधे को जिंदा रहने के लिए पैसों की जरूरत होती है। विदाउट फाइनेंस बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट, धंधा चल ही नहीं सकता। हेल्प्स इन स्मूथ फ्लो ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। और अगर आपके पास पैसे है, फाइनेंस है, तो आपकी क्रेडिट होगी, क्रेडिट वर्थिनेस, आपकी गुडविल होगी। बिजनेस को ग्रो करना है, एक्सपांड करना है, आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसके बिना धंधा चलने वाला नहीं है। सो लिखा लाइक ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, फाइनेंस की बिजनेस अलाइव। अब उसमें सबसे पहले आता है अपना ऑनर्स फंड। ऑनर्स फंड, इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस। अभी तक हमने प्रोपराइटर बिजनेस में देखा था कि ऑनर जो होता है वो कैपिटल लेके आता है। अब यहाँ पे हम कंपनी के व्यू पॉइंट से पढ़ रहे हैं, तो अब जब बिजनेस कंपनी फॉर्म में हो, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, तो वहां पे ऑनर्स फंड किस रूप में होंगे? इक्विटी में होंगे, प्रेफरेंस में। और तीसरा होता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का सिंपल मतलब, जो आपके बिजनेस में आप रिजर्व बनाते हो, अकाउंट में चैप्टर पढ़ा था हमने प्रोविजन एंड रिजर्व, तो उसमें वो जो रिजर्व है जो अपने फ्यूचर के लिए साइड में रखा हुआ है, उसको कहते हैं रिटेन अर्निंग। इसका दूसरा नाम है प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को खींचना, मतलब प्रॉफिट को खींच के साइड में ले जाना, वो भी रिटेन अर्निंग ही कहलाता है। चलो अब उसमें अपने डिटेल में पढ़ते हैं। पहले इक्विटी शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर दैट गेट डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल एट द लास्ट। अब इसको ध्यान से समझना। जैसे अगर आप कंपनी लेके बैठे हो, तो सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है इक्विटी शेयर कैपिटल। और ये इतना बड़ा वर्ड है कि आने वाले टाइम में सारे चैप्टर पढ़ोगे आप इसके ऊपर, अकाउंट के चैप्टर आएंगे इक्विटी शेयर का चैप्टर। अब जैसे मैं रिलायंस कंपनी हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है और मैंने बोला मुझे 10,000 करोड़ चाहिए। कोई बैंक तो लोन देने से रही इतना, ठीक है, 50 करोड़ 100 करोड़ बैंक दे देगी। बहुत ह्यूज अमाउंट चाहिए, तो आप क्या करते हो? मार्केट में शेयर्स इश्यू करते हो। और लोग क्या करते हैं? एप्लीकेशन करते हैं और उन शेयर्स को खरीदते हैं। जो बंदे उन शेयर्स को खरीदते हैं उनको उस कंपनी का ओनर कहा जाता है, जिसे हम बेसिकली कहते हैं शेयर होल्डर। ठीक है, तो शेयर होल्डर किस में इन्वेस्ट करे? कंपनी की इक्विटी में।
जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट किया सबके सब क्या कहलाएंगे, ऑनर। पर चलेगी किसकी, इतने सारे ऑनर हो गए तो। 50%। जिसके पास ज्यादा शेयर होंगे वो कंपनी रन करेगा। अब जैसे अंबानी वाली कंपनी है, तो 51% मुकेश और अनिल लेके बैठे हुए हैं, बाकी का लोगों में दिया हुआ है। हम्म। अब बाकी में जैसे सपोज मैंने 5 शेयर खरीद लिए, तो मेरा अगर मैं परसेंटेज निकालने जाऊंगा तो पॉइंटों में आएगा, इतने परसेंट शेयर हुए मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल। अब आपके पास 5 शेयर हैं, फिर आप कंपनी में जाके बोलो कि ये काम बंद करो और वो काम चालू करो, तो आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। आपके पास ताकत कितनी है, खाली 5 शेयर की। आप ऑनर कितने हो, खाली 5 शेयर्स के। तो आप कहीं पे भी इंटरफेयर करने की पोजीशन में नहीं हो। ऐसे बहुत सारे ऑनर होंगे, 1000 शेयर वाला होगा, कोई 10,000 शेयर वाला होगा, किसी की नहीं चलेगी। जिसके पास ज्यादा शेयर्स होंगे उसकी चलेगी। चलो, इनको क्या मिलता है, जब आप कंपनी में पैसा डालते हो तो आपको मिलता है हमेशा डिविडेंड। कंपनी हर साल आपको क्या देगी, डिविडेंड। बट कंडीशन जरूरी नहीं है, कंपनी की मर्जी, देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मत दो। कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपको डिविडेंड देना चाहिए। कंपनी अपने हिसाब से देखेगी, कंपनी ने ज्यादा पैसा कमाया तो वो अपने शेयर होल्डर में बांट देगी, ओनर्स में बांट देगी, उसको कहते हैं डिविडेंड। रीपेमेंट, कल उठ के अगर कंपनी बंद हो जाती है तो सबसे लास्ट में पैसा भी आपको ही मिलेगा। क्यों सबसे लास्ट में मिलेगा, क्योंकि आप तो कौन हो अब इस कंपनी के। और ऑनर को पैसा कब मिलता है, जब बाकियों को पैसा का पेमेंट हो जाएगा सभी का, उसके बाद जो बचेगा तो वो आपका। नहीं बचा तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे आपने रिलायंस कंपनी में 1 लाख रुपया डाला, रिलायंस कंपनी बंद हो गई, आपके कितने डूबे, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी है। बाकियों में लिमिटेड नहीं होती है, यहाँ पे आपको घर बार बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब रिलायंस का देवा 50 करोड़ का है, और फिर कोई आपको आके बोले कि आप तो ओनर हो, आपको लाने पड़ेंगे 50 करोड़ घर से, तो नहीं, घर से नहीं लाने के। आपने कितने डाले थे, 1 लाख, आपके डूबेंगे भी कितने, 1 लाख। सो आपको पेमेंट लास्ट में मिलेगा अगर कुछ बच गया तो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंपनी के रियल ओनर यही लोग माने जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर। इनके पास वोट करने का राइट है। कल उठ के कंपनी की कोई भी मीटिंग होगी, कोई भी डिसीजन लेना होगा, तो वोट कौन करेगा, इक्विटी वाला करेगा खाली। अनफिक्स डिविडेंड, अनफिक्स डिविडेंड का मतलब डिविडेंड फिक्स होगा नहीं, कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, कंपनी की मर्जी। हाई रिस्क, हाई रिटर्न, शेयर मार्केट में ऐसा ही होता है। आप किसी भी कंपनी में पैसे डालते हो तो रिस्क हाई रहता है, क्योंकि इक्विटी मार्केट हाईली फ्लक्चुएटेड मार्केट माना जाता है। बट कमाओगे भी उतना, आपके लाख रुपए के 2 लाख रुपए होने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन 1 लाख के 10,000 होने में भी टाइम नहीं लगता। ठीक है, इसको फोन बजाते हैं ना। चलो, राइट टू अटेंड एजीएम, एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनी की हर साल जो मीटिंग होती है उसमें जाने का अधिकार भी किसके पास है, सिर्फ इक्विटी वालों के पास है। कैपिटल रीपेड लास्ट, ऊपर पढ़ा था हमने, सबसे लास्ट में पैसा किनको मिलता है, इक्विटी वालों को मिलेगा। कल उठ के अगर कंपनी बोनस शेयर इश्यू करती है और राइट शेयर इश्यू करती है, तो वो भी किसको मिलेंगे, सिर्फ इक्विटी वालों को मिलेंगे, बाकी किसी को मिलते नहीं है। क्यों इक्विटी वालों को मिलेंगे, क्योंकि वो कंपनी के क्या है, ओनर है। बोनस शेयर का मतलब होता है, कंपनी एक ऐसा रेशियो बनाती है, कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, तो कंपनी बोलती है जिसके पास 4 शेयर है उसे हम 1 शेयर फ्री में देंगे। फ्री में देने का मतलब उसको कहते हैं हम बोनस। अब अगर आपके पास 1000 शेयर है, इसका मतलब आपको कितने शेयर बोनस में मिलेंगे, 250। भाई 4 पे 1 मिलता है तो 1000 वालों को कितना मिलेगा, 250। राइट शेयर का मतलब क्या होगा, आपको फ्री में नहीं मिलेंगे। शेयर का प्राइस फॉर एग्जाम्पल मार्केट में चल रहा है 100 रुपीज मार्केट प्राइस है, और कंपनी जब राइट शेयर इश्यू करेगी तो आपको ऑफर दे रही है 60 रुपीज में। बोले आप हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, हमारे पुराने मेंबर हो, ऑनर हो, हम आपको 60 में ऑफर करते हैं, आप नहीं लोगे तो हम किसी और को दे देंगे ये ऑफर। अब आपके ऊपर है, आपको लेना हो तो 60 में ले लो, नहीं लेना है तो आपको नहीं लेना है। फ्रीली ट्रांसफरेबल, जिसको ट्रांसफर करना है आप इक्विटी शेयर कभी भी ट्रांसफर कर सकते हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको याद रखने की, ये ट्रू ऑनर है, इनके पास वोटिंग राइट है, डिविडेंड फिक्स नहीं होता, हाई रिस्क हाई रिटर्न, मीटिंग अटेंड करने का राइट है, पैसा इनको लास्ट में मिलता है, बोनस मिलेगा, राइट मिलेगा, और शेयर्स कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स, कितनी वैरायटी के शेयर्स होते हैं। तो एक होता है हमारा ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल वाला, जो जनरली हर कंपनी इश्यू करती है। बेसिक शेयर ऑफ द कंपनी, रिस्क सबसे ज्यादा होता है, एंड डिविडेंड इसमें कभी भी फिक्स नहीं होता है। दूसरा इक्विटी शेयर होता है जिसका नाम है स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट का मतलब नॉर्मली होता है पसीना, और जो लोग कंपनी के लिए पसीना बहाते हैं कंपनी उनको शेयर्स देती है। कौन बहाते कंपनी के लिए पसीना, कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी के डायरेक्टर्स, या फिर जो लोग जिनके पास स्किल है, कंपनी चला रहे हैं, जिनके पास नॉलेज है, इन सब लोगों को कंपनी डिस्काउंट पे या फ्री में शेयर्स देती है। क्यों देती है, क्योंकि ये कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो कंपनी खुश होकर इनको शेयर्स दे देती है। तो उसको कौन से शेयर्स कहेंगे हम, स्वेट इक्विटी शेयर।
अदर इक्विटी शेयर, कुछ अलग क्लास के भी कंपनी इक्विटी शेयर इश्यू कर सकती है, जिसमें स्पेशल वोटिंग होगा और स्पेशल डिविडेंड राइट होगा। मतलब वो अलग ही होंगे, नॉर्मल तरीके से नहीं होंगे, स्पेसिफिकली लिखा हुआ होगा कि भाई इस पे हम आपको 50% डिविडेंड हर साल देंगे, और ऐसे में सिर्फ 1,000 शेयर ही इश्यू करूंगा, और किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही दूंगा, कि भाई डायरेक्टर्स को देना है या कोई पर्टिकुलर एलआईसी कंपनी को देना है, फिक्स होगा। तो उसको कहते हैं हम स्पेसिफिक इक्विटी शेयर या अदर इक्विटी शेयर। मेन दो ही है, ऑर्डिनरी और स्वेट। फिर इक्विटी का भाई आता है प्रेफरेंस। तो अब इसका मतलब क्या होगा, ये ऑनर बन जाएगा? नहीं, ये रियल ऑनर नहीं माने जाएंगे। रियल ऑनर तो हमेशा एक ही बंदा होगा, कौन? इक्विटी। इनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है किसमें? डिविडेंड में। फर्स्ट प्रेफरेंस का मतलब, इससे पहले हम किसकी चर्चा कर रहे थे? इक्विटी की। बोले इक्विटी को देने से पहले आपको किसको देना पड़ेगा? प्रेफरेंस को देना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम भी प्रेफरेंस है। इसको हर चीज में पहले प्रेफरेंस मिलेगा, कंपेयर टू हुम? इक्विटी। इक्विटी वाले से पहले ही आएगा इसका नंबर। अच्छा, कल उठ के कंपनी बंद हो गई तो इक्विटी वाले से पहले पैसा इसको मिलने वाला है, इसलिए इसका नाम क्या है? प्रेफरेंस शेयर। इसमें देखो मेन पॉइंट क्या है, इसमें डिविडेंड क्या होगा? फिक्स होगा। वहां पे फिक्स नहीं था, तो प्रेफरेंस के नाम के आगे ही ऐसा लिखा होता है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आगे परसेंटेज होगा। उसका मतलब आपको हर साल कितना डिविडेंड देगी कंपनी? 10%। वोटिंग राइट इनके कैसे होंगे? लिमिटेड। देखो इक्विटी में कैसे थे वोटिंग राइट, वो हर मीटिंग में जाके वोट कर सकता है, ये लोग हर मीटिंग में जाके वोट नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक ही मीटिंग में जा सकते हैं, कौन सी मीटिंग? प्रेफरेंस शेयर की मीटिंग। जहां पे मीटिंग में प्रेफरेंस शेयर की बात चलने वाली है, उसी मीटिंग में ये लोग जा सकते हैं, बाकी कोई मीटिंग में इनको अधिकार नहीं है। रिस्क कैसा है इसमें? कम है। क्यों कम है? क्योंकि आपको डिविडेंड का देखो पैसा टाइम टू टाइम मिल जाता है, और इन लोगों को एक टाइम के बाद पेमेंट पूरा करना पड़ता है। रीपेमेंट का एक टाइम पीरियड होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल। आपको कमिटमेंट करना पड़ता है कि हम आपको इतने साल के बाद पैसा वापस कर देंगे। इनकम कैसी रहेगी इसमें? स्टेबल। जैसे ₹1,00,000 डाला और मैंने बोला 10% मिलेगा, तो हर साल ₹10,000 आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। कैपिटल रिटर्न बिफोर इक्विटी। इक्विटी वालों को पैसा देने से पहले किसको पैसा देना पड़ेगा आपको? हमेशा प्रेफरेंस वालों को। दो तरीके के प्रेफरेंस शेयर पाए जाते हैं, एक को कहते हैं बिफोर 20 और को कहते हैं हम आफ्टर 20। इन दोनों के आगे एक वर्ड लिखा है रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है पेड, जिनको आपको एक टाइम के बाद पैसा देना पड़ेगा। तो पहले वाले कौन से? 20 साल से पहले पेमेंट करो, और दूसरे वालों का नाम क्या है? 20 साल के बाद पेमेंट करो। एक और आएगा जिसका नाम है इरिडीमेबल। इरिडीमेबल का मतलब होता है कि कभी पैसा वापस दो ही मत इनको, इनको कभी पैसा वापस देने की जरूरत नहीं है। रिडीमेबल मतलब पैसा देना पड़ेगा, इरिडीमेबल का मतलब पैसा देने की जरूरत नहीं है। चलो क्विक डिफरेंस इक्विटी एंड प्रेफरेंस का। डिविडेंड इक्विटी में फिक्स नहीं, प्रेफरेंस में क्या होगा? फिक्स। रिस्क इक्विटी में हाई है, प्रेफरेंस में क्या होगा? लो। वोटिंग राइट इक्विटी वालों का यस, मतलब ज्यादा है उनके पास, प्रेफरेंस वालों के पास लिमिटेड है। कैपिटल का रीपेमेंट इक्विटी वालों को लास्ट में मिलेगा, प्रेफरेंस वालों को फर्स्ट मिलेगा। मार्केट प्राइस इक्विटी की बदलती रहेगी, फ्लक्चुएटेड। प्रेफरेंस शेयर्स की कभी भी फ्लक्चुएटेड नहीं होगी, स्टेबल होगी। यहां तक क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। रिटर्न अर्निंग, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा अकाउंट में कर चुके हैं, इसको रिजर्व्स कहा जाता है। इसका दूसरा नाम याद रखना है, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। पार्ट ऑफ प्रॉफिट, धंधे का कुछ प्रॉफिट आप बिजनेस में क्या करते हो? साइड में रख देते हो, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग। आप लोगों को डिविडेंड के तौर पे नहीं दोगे वो प्रॉफिट, बट उसकी जगह पे क्या कर दोगे? आप साइड में रख दोगे। क्यों रख दोगे? फ्यूचर के लिए। कि जैसे किसी कंपनी ने 5 लाख रुपए कमाए, तो ऑप्शन नंबर 1 ने इस 5 लाख को शेयर होल्डर को बांट दो डिविडेंड के तौर पे। ऑप्शन नंबर 2, नहीं बांटना है डिविडेंड, रिजर्व में ले जाओ, भविष्य में काम आएगा। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, इसको कहते हैं हम रिटेन अर्निंग। एडवांटेज क्या है? अगर हम रिजर्व में पैसा लेके जाते हैं तो रिसेशन के टाइम पे काम आएगा, मंदी चल रही होगी तब आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। फ्यूचर में एक्सपेंशन करना है तब वो पैसा काम आएगा। कोई असेट की बदली करनी है, नई असेट लानी है पुरानी देके, तब काम में आएगा। कोई इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है, क्योंकि आपका पैसा है, किसी से ब्याज पे लेके नहीं आए हो, तो किसी को ब्याज देने की जरूरत नहीं है, आपके घर का पैसा है। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब खर्चा कम करना। एक्सपेंस, इसमें कोई खर्चा नहीं होता। आप देखो इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं तो उसमें कॉस्ट आती है। कॉस्ट क्या आती है इसके अंदर? कि भाई आपको लीगल चार्जेस पे करने पड़ते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं इक्विटी शेयर इश्यू करने में। प्रेफरेंस शेयर में भी खर्चे है। पहला खर्चा तो हर साल उनको 10% तो देना ही है, दूसरे और खर्चे होंगे, उसमें भी लीगल चार्जेस। ये एकमात्र ऐसा रिजर्व है जिसमें कोई खर्चा होता नहीं है।
या होगा तो भी नॉमिनल होगा, इसलिए आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहां पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लिमिटेशंस, बोले हद से ज्यादा अगर आप रिजर्व रखते हो तो फिर वो मोनोपोली हो सकता है, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा तो कल उठ के आप दादागिरी करोगे। मैनेजमेंट आपके पैसों का मिसयूज कर सकता है, कोई डायरेक्टर की नीयत खराब हो गई। नॉट यूजफुल फॉर न्यू फर्म्स, क्योंकि न्यू फर्म्स के पास तो रिजर्व होगा ही नहीं, क्योंकि वो मार्केट में नवे नवे है। लेस बेनिफिट टू स्मॉल इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर मतलब अपने जैसे 1000 2000 1500 रुपए डालने वाले, ठीक है। अब उनको क्या फायदा, कंपनी डिविडेंड तो दे नहीं रही है, और सारा पैसा कंपनी कहाँ ले गई, रिजर्व्स में, तो मुझे तो कुछ मिला नहीं, ठीक है। तो हमारे लिए इतना फायदेमंद नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे कंपनी अपने प्रॉफिट को साइड में रखती है मशीन्स खरीदने के लिए, वो तो ऊपर आ गया सब कुछ। चलिए, अगला पॉइंट है बोरोड फंड। अभी तक हम कौन से फंड की बात कर रहे थे, ओनर्स फंड, इक्विटी प्रेफरेंस एंड रिटेन अर्निंग। अब बाहर के पैसे, जिसमें पहला नाम आता है डिबेंचर। डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है जो कंपनी लेती है, किससे, पब्लिक से। मतलब मैं डिबेंचर इश्यू करूंगा, आप मुझे क्या दोगे, पैसे दोगे, मैं आपको एक सर्टिफिकेट दूंगा जिसका नाम होगा डिबेंचर। तो उससे फायदा क्या, मैं आपको हर साल ब्याज दूंगा। दूसरा फायदा क्या, मैं आपको ऐसा कमिटमेंट दे सकता हूं कि आप मुझे 100 रुपए दो, मैं 5 साल के बाद आपको 105 रुपए दूंगा। तो आपको कितना एक्स्ट्रा दे रहा हूं मैं, 5। ये तो दे ही रहा हूं, हर साल मैं आपको और क्या देने वाला हूं, इंटरेस्ट। अगर 10% इंटरेस्ट हो तो हर साल 10 रुपए मिलेंगे, 5 साल का कितना ब्याज हो गया, 50 तो वो मिलने वाले, 105 आपको वापस करने वाला हूं, आपको टोटल फायदा 155 का हो गया। इसलिए लोग डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें ब्याज भी अच्छा खासा मिलता है और कंपनी कई बार एक्स्ट्रा पैसा भी देती है। चलो, डिबेंचर होल्डर का दूसरा नाम याद रखना, इनको क्रेडिटर ही कहा जाता है, क्योंकि आपकी कंपनी ने इनसे लोन लिया एक तरीके का, और वो आपसे पैसे मांग रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा इसमें, फिक्स, पहले से नक्की होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बड़ी अमाउंट होने पे मैं कंपनी को ऐसा बोलूँ कि मैं आपको पैसा दूंगा, लेकिन आपको अपनी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, लैंड एंड बिल्डिंग मशीन गिरवी रखनी पड़ेगी। जैसे बैंक में लोन लेने जाते हैं हम, तो बैंक वाला नहीं बोलता कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। वैसे ही जब कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है तो सामने वाला ऐसा बोलेगा कंपनी को कि मैं 200 करोड़ डिबेंचर के तौर पे देने के लिए तैयार हूं, ये पर्टिकुलर एरिया की लैंड एंड बिल्डिंग के कागजात मेरे नाम पे कर दो। नाम पे कर दो मतलब मुझे दे दो, जब आप मुझे पैसा दोगे तब मैं आपके कागजात आपको वापस कर दूंगा। रीपेमेंट आफ्टर, पहले से नक्की होगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल। और ये शेयर्स स्टॉक मार्केट में क्या होंगे, सॉरी डिबेंचर लिस्टेड होंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान रखना, अभी हमने देखा था कि लास्ट में पेमेंट किसको मिलता है, इक्विटी को, उससे पहले, और उससे पहले अब किसको मिलेगा, डिबेंचर को। इन दोनों से पहले डिबेंचर को पैसा मिलेगा हमेशा। टाइप्स, कितने टाइप के डिबेंचर होते हैं, एक होते हैं सिक्योर्ड। सिक्योर्ड में याद रखना है, जो कोई चीज अगर गिरवी रखी हो तो वो कैसे डिबेंचर होंगे, सिक्योर्ड। कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल का मतलब, जैसे आप डिबेंचर होल्डर हो, मैंने आपसे 100 रुपए लिए, और मैंने आपको सामने 10 डिबेंचर दिए हैं, और एक डिबेंचर का भाव था 10 रुपए, तो टोटल 100 रुपए हो गए। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 5 साल के बाद पैसा दूंगा, लेकिन अब मैं पैसा देने की जगह आपको ऑफर देता हूं कि एक काम करो, पैसा मत लो, आपके डिबेंचरों को कन्वर्ट कर दो, किस में, इक्विटी में। कितने डिबेंचर थे आपके, 10। बोले एक डिबेंचर के सामने मैं आपको 10 शेयर्स दूंगा, तो आपके पास 10 डिबेंचर है, आपको कितने शेयर मिल जाएंगे, रुपए नहीं मिले आपको, क्या मिले, शेयर्स मिले। तो जब आपका डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम, कन्वर्टिबल। और जब कन्वर्ट नहीं होता तो उसको क्या कहेंगे हम, नॉन कन्वर्टिबल। क्लियर। चलो, डिबेंचर का भाई आता है बॉन्ड। डिबेंचर के जैसा ही ये, कोई फर्क नहीं है इसमें मेजर। डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब डिबेंचर, लॉन्ग टर्म मतलब 5 10 15 साल के लिए होता है। बेसिकली इसको इश्यू कौन करता है, गवर्नमेंट करेगी या फिर कंपनीज करेगी। इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, फिक्स होगा। और बड़े प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू करती है। बड़े प्रोजेक्ट मतलब 1000 करोड़, 5000 करोड़, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं, तो गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू करती है और लोग उस बॉन्ड में पैसा डालते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डिबेंचर के जैसा है, बाकी कोई फर्क नहीं है। अच्छा, तीसरा बोरोड फंड आया हमारा, पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब होता है मनी एक्सेप्टेड फ्रॉम पब्लिक फॉर शॉर्ट टर्म। अब कंपनी को अचानक से पैसों की जरूरत पड़ गई, तो कंपनी ने बोला कि भाई पब्लिक हमको पैसा दे सकती है, मुझे 6 महीने के लिए पैसा चाहिए, अगर आप मुझे देते हो तो मैं आपको 20% ब्याज दूंगा। और आप बैंक में जाओगे अगर 6 महीने के लिए, तो बैंक आपको 5% ही देगा। तो कंपनी जब इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है तो लोग उसके अंदर पैसा डाल देते हैं, भाई 6 महीने की तो बात है, 20% ब्याज मिलने वाला है अपने को, उसको कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट।
इजी टू रेज, कोई भी कंपनी आराम से पैसा लेके आ सकती है, खर्चा बिल्कुल नहीं है। नो मोर्गेज, नो मोर्गेज का मतलब कुछ भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, गिरवी कुछ नहीं रखना है। और ये किस लिए जरूरत पड़ती है कंपनी को? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का आगे भी मतलब आया था डे टू डे, रूटीन एक्सपेंसेस चलाने के लिए कंपनी को पैसे चाहिए, उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। लिमिटेशन क्या है? अनसर्टेन है, मिलेगा कि नहीं वो क्वेश्चन मार्क है। रिस्की है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट है, पब्लिक का कोई भरोसा नहीं। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब, ये कट कर दो, ये भी काम का नहीं था, मैं तुम्हारे में तो होगा ही नहीं उसमें, है, कट कर दो अभी के लिए उसको। डिफिकल्टी फॉर, नई कंपनी जिसकी मार्केट में गुडविल नहीं है, वो लोग पब्लिक डिपॉजिट इश्यू नहीं कर सकते। अब मैं आपको बोलूं कि भाई XYZ और टाटा कंपनी, ये दोनों कंपनियां पब्लिक डिपॉजिट इश्यू करती है, आप कौन सी कंपनी में पैसा डालोगे? क्यों? क्योंकि जानते हैं XYZ को, नहीं। तो फिर नई कंपनी वालों को कोई पैसा देगा नहीं, सिर्फ गुडविल वाली रेप्यूटेड कंपनी को ही पैसा मिलेगा। फिर कौन कौन से ऐसे इंडिया के मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पैसा देते हैं? इनके फुल फॉर्म आपको बुक में से मिल जाएंगे। IFCI, ठीक है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। IDBI है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ICICI, GSFC, GIIC, फुल फॉर्म इसके याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका काम क्या है भारत में? लोन देना, शेयर्स खरीदना, टेक्निकल सर्विस देना एंड गारंटर का काम करना। गारंटर का काम करने का मतलब, आप लोन लेने जाते हो तो बैंक वाला कई बार नहीं बोलता गारंटर लाना पड़ेगा, कोई जवाबदारी लेने वाला चाहिए। जैसे ये इनानी लोन लेने गया 2 लाख का, बैंक ने बोला नहीं मिलेगा, किसी को लेके आओ जो जवाबदारी ले तुम्हारी। तो भाई फॉर एग्जाम्पल वेद गया कि हाँ भाई मैं जवाबदारी लेने के लिए तैयार हूँ, तो इसको कहा जाएगा गारंटर। कल उठ के ईनानी अगर पैसा नहीं भरता है तो पैसा किसको भरना पड़ेगा? वेद को, इसलिए गारंटी नहीं देने की। चलो, कमर्शियल बैंक, टाइप्स ऑफ फाइनेंस। कमर्शियल बैंक मतलब नीचे जो बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक वगैरह आपको दिखाई देते हैं, ये क्या करते हैं? आपको क्या देंगे? लोन, फिक्स अमाउंट का, फिक्स टाइम पीरियड के लिए। दूसरा ये आपको क्या देते हैं? कैश क्रेडिट। आपके गोडाउन में जो माल पड़ा है ना, उसकी वैल्यूएशन करके आपको एक अमाउंट देंगे, बोले आपको जितना वापरना है वो अमाउंट वापर सकते हो, नहीं वापरना है तो मत वापरो, क्रेडिट कार्ड की तरह। तीसरा ओवरड्राफ्ट, ये भी दोनों भाई है, इसको एक साथ वर्ड यूज होता है, CCOD कहते हैं इसको बिजनेस में। CCOD का मतलब, जैसे आपकी बैंक में रेप्यूटेशन है ना, तो बैंक ने आपको 5 करोड़ की लिमिट दी। क्या दे दी? लिमिट। पैसा नहीं दिया है, लिमिट है। अब हुआ क्या कि आपके अकाउंट में पड़े थे 1 लाख रुपए, और अचानक से कोई पेमेंट आ गया जिसमें आपको पेमेंट करना है टोटल 3 लाख। चेक लगा हुआ है, खाते में पैसे नहीं, आपकी इस 5 करोड़ में से 2 लाख का जुगाड़ हो जाएगा अपने आप ही। आपका चेक बाउंस नहीं जाएगा। आपके खाते में कितने हैं? 1 लाख। आपको पेमेंट कितना करना था? 3 लाख। कितने कम पड़ रहे थे? 2 लाख। आपके पास क्रेडिट पड़ी है कितने की? 5 करोड़ की। अब उसमें से 2 लाख चले गए, अब आपके पास क्रेडिट कितनी बचेगी? 4 करोड़ 80 लाख की? नहीं, 4 करोड़ 98 लाख की, 4.98 CR की पड़ी। चलो अगली बार आपको पेमेंट करना है फॉर एग्जाम्पल 98 लाख का, पैसे कम पड़ रहे हैं, क्या करेंगे? क्रेडिट है ना हमारे पास, वापरो, क्रेडिट कार्ड की जगह। अब क्रेडिट कितनी बची? 4 करोड़ की। अब हुआ क्या कि आपने वापस पैसे भर दिए, आपके पास पैसे आ गए, आपने 1 करोड़ बैंक को दे दिए, तो आपकी क्रेडिट वापस बढ़ के कितनी हो गई? 5 करोड़। जितना चाहिए उतना ही आपको वापरना है, और जितने दिन के लिए यूज करोगे उतने दिन का ही ब्याज लेगी बैंक। 1 दिन के लिए चाहिए, 1 दिन के लिए ले लो, 1 दिन बाद पैसा दे दो, बैंक 1 दिन का ही ब्याज चार्ज करेगी। ठीक है, उसको कहते हैं हम कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। चलो, फिर होता है फाइनेंस में ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब, जब हम उधार में माल खरीदते हैं तो वो भी एक तरीके का क्या हुआ? फाइनेंस ही हुआ। नहीं तो आपको रोकड़ा देना पड़ता, सामने वाला क्रेडिटर बोलता है आपको कोई बात नहीं 3 महीने बाद पैसा देना, मतलब आप उसका पैसा कितने महीने के लिए वापर रहे हो? 3 महीने के लिए वापर रहे हो। तो ये भी फाइनेंस की कैटेगरी में ही आता है। गुड्स ऑन क्रेडिट शॉर्ट टर्म फाइनेंस माना जाता है। जैसे किसी सप्लायर ने बोला 30 दिन का हम आपको उधार देते हैं, तो दैट उधार इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंस। फिर आता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। ये क्या होता है? वन कंपनी गिव लोन टू अनदर कंपनी। अब जैसे नीचे फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक है, उसको पैसों की जरूरत पड़ गई अचानक से, और उसको पता है कि HO से पैसे आने में टाइम लगेगा, तो उसने आजू बाजू देखा कि नजदीक में कौन सी बैंक है, भाई बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को फोन किया कि भाई 2 करोड़ पड़े हैं? तो बोला हाँ पड़े हैं। बोले भिजवाओ। तो इस ब्रांच से एक्सिस बैंक की ब्रांच में 2 करोड़ ट्रांसफर हो गए। अब एक्सिस बैंक ने वो पैसा 2 दिन के लिए यूज किया, 2 दिन के बाद वापस दे दिया। वापस दे दिया तो आपको सिर्फ ब्याज कितने दिन का भरना है? 2 दिन का ही भरना है। तो एक बैंक दूसरी बैंक को भी लोन देती है, जिसे हम कहते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। एग्रीमेंट होता है, और नेचर कैसा होता है इसका? शॉर्ट टर्म।
चलो, ऑनर फंड एंड बोरोड फंड का डिफरेंस। सोर्स, ऑनर फंड में ऑनर होते हैं और इसमें कौन से लोग होंगे, बाहर के लोग होंगे। रिटर्न, ऑनर फंड में हम अपने ऑनर को क्या देते हैं, डिविडेंड। बोरोड वाले को क्या देते हैं हम, इंटरेस्ट। रिस्क ऑनर वाले में ज्यादा है क्योंकि कंपनी डूब गई, तो बोरोड वाले में ज्यादा नहीं है। क्यों ज्यादा नहीं है, क्योंकि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जैसे कि 10%। सबसे पहले पैसा लेके जाते हैं डिबेंचर वाले, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर का नंबर आता है, उसके बाद इक्विटी का नंबर आता है। तो इनको सबसे कम रिस्क है। पेमेंट सबसे लास्ट में ऑनर वाले को, और बोरोड वाले को सबसे पहले मिलता है। चलो, शॉर्ट एंड स्वीट में कैसे याद रखना है, इक्विटी मतलब ओनरशिप, प्रेफरेंस मतलब फिक्स रिटर्न, डिबेंचर मतलब डेट, रिटर्न अर्निंग मतलब इंटरनल फाइनेंस, पब्लिक डिपॉजिट मतलब शॉर्ट टर्म, बैंक लोन मतलब एक्सटर्नल फाइनेंस। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। खत्म पूरा, एक भी टॉपिक बाकी नहीं है। हाँ सर, जो चीजें बुक में दी है भर भर के, वही चीजें मैंने थोड़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट कर दी। ऐसा मेरा विचार है कि सारे चैप्टर का दे दूँ आपको। ये अभी भेज देना। अभी नहीं मिलेगा, जनवरी के बाद, क्योंकि अभी तो बाकी, अभी तो टाइम है तुम्हारे में, इसको बनाने में टाइम लग जाता है। ये वाला ये भेज दूंगा, भेज दूंगा। चले, एक 6.5 મિનિટ નો બ્રેક, પછી આપણે ચાલુ કરીશું ચેપ્ટર નંબર 9। तो मैं कॉल करके इसको कॉल आ हाँ कर